बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। प्रोग्राम 92/8 के साथ मैं शाहिद रिंद आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मुल्क भर में जिसे कहते हैं 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में जो मरकज़ी तकरीब थी वो परेड ग्राउंड शकरपड़िया में तमाम जो फोर्सेज हैं उनकी परेड की तकरीब थी। इस तकरीब की ख़ास बात यह थी कि सऊदी वज़ीर दिफा इज़्ज़त माब शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए और न सिर्फ उन्होंने इसमें शिरकत की बल्कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर पाकिस्तान से भी उनकी मुलाकात हुई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी उनकी मुलाकातें हुई। और ये मुलाकातें इंतहाई अहमियत की हामिल इसलिए भी हैं कि चंद रोज़ कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से सऊदी अरब का दौरा किया गया था और इस दौरे के बाद ये 23 मार्च की तकारीब में सऊदी वज़ीर दिफा की शिरकत इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज की जो परेड थी उस परेड में चीन और अज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल थे। आज के दिन को अगर हम देखते हैं, आज 23 मार्च 84वां तकरीबन यौम पाकिस्तान मनाया गया। 84 सालों में मुख्तलिफ जिसे कहते हैं सूरत हाल हमारे सामने आती रही और गुजरती रही, लेकिन आज के दिन को अगर हालिया सूरत हाल में हम देखते हैं तो बड़ा सियासी तौर पर पुरसुकून दिन अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और क्या रोज पाकिस्तान में ऐसे सियासी तौर पर एक पुरसुकून दिन नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, इस पर बात करने के लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल आज हमें ज्वाइन करेगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली साहब। इस सारी सूरत हाल पर बिलखुसूस सियासी क़यादत से ये सवाल उठाएंगे कि 84 साल बाद क्या आज हमें एक बार फिर जैसे हमने यौम पाकिस्तान के लिए करारदाद पाकिस्तान इस दिन लाई थी, क्या आज सियासी कुव्वतों को यह ज़रूरत नहीं है कि वो मुल्क में एक बेहतर सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग या ग्रैंड डिबेट का आगाज़ करें और जो भी जिसे कहते हैं सियासी अदावतें हैं उन्हें कुछ कम करने की कोशिश करें। डिस्टिंग्विश पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। आबिद शेर अली साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शौकत यूसुफजई साहब पीटीआई से। शौकत यूसुफजई साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। शौकत साहब, सबसे पहला सवाल, 84 साल हो गए यौम पाकिस्तान, आज हमने 84वां यौम पाकिस्तान मनाया है, लेकिन आज जिस किस्म की सूरत हाल ओवरऑल मुल्क में है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो इकनॉमिक टर्मोइल है, उसे ख़त्म करने के लिए आपको नहीं लगता कि एक बार फिर उसी विल की ज़रूरत है जो 23 मार्च 1940 को थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पे तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है पाकिस्तान के इशू पे, और पाकिस्तान का नजरिए के ऊपर किसी को इशू नहीं है। इशू है तो वो जो पॉलिटिकली जिन्होंने पैदा किए उस पे इशू है कि हम पाकिस्तान इसलिए बना था ना कि सबको बराबर के हकूक मिलेंगे। पाकिस्तान जो है वो सबके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, डेमोक्रेसी होगी इस मुल्क के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि क्या डेमोक्रेसी अपनी असली सूरत में है इस वक्त इस मुल्क में? इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद तो ये होना चाहिए था ना कि हार्मनी होती, जिसको जो आवाम ने मैंडेट दिया वो मैंडेट लेकर असम्बली में पहुंचते, फिर वो हुकूमत बनाते, तो आज हार्मनी होती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंडेट जो है वो किसी को नहीं दिया जाता। यही वजह है आज हम अगर आज भी किसी को समझ आ जाए तो ये अच्छी बात है, और जो अवाम फैसला करे उस फैसले को तस्लीम किया जाए। हमने देखा कि जब जब हमने अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। आज भी पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, एक तो जो पड़ोस ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात का क्या सूरत हाल है इस वक्त, और फिर जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनके साथ हमारे क्या सूरत हाल है। तो हम अगर खुद आपस में मजबूत होंगे, असम्बलियों में पॉजिटिव डिबेट होगी और पाकिस्तानी अवाम की बात होगी, इश्यूज डिस्कस होंगे, तो तब जाके हमारी इज्जत भी होगी ना। लेकिन हम बदकिस्मती देखें कि इलेक्शन के दौरान भी हम एक दूसरे के पीछे बातें करते हैं, जब इलेक्शन खत्म होता है फिर उसके बाद फिर नए सिरे से शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि उस ट्रूथ डेमोक्रेसी का वो जो शेप है वो सामने नहीं आ रहा है। वो मैंडेट जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे अवाम की, बिल्कुल ठीक हो गया। उसमें हर एक वो है कसूर है, किसी एक का कसूर नहीं है, सबका कसूर है। अगर हम आज भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हर एक का कसूर है, आपका पॉइंट, इज्जत हो, वकार हो, आपका शौकत यूसुफजई साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है, लाजमी सी बात है जमहूरियत और सियासत और इंतखाबात के मामले पर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने चूंकि ये बात इसलिए की कि आज एक बार फिर हम दोबारा बातचीत का आगाज़ करें, क्योंकि आज भी आसिफ अली जरदारी साहब ने यही बात की कि सियासी कुव्वतों को बैठ कर बात करनी होगी और मेरा ख्याल है इसी से रास्ता निकलना है। आबिद शेर अली साहब, आपको नहीं लगता कि जो बात आज आसिफ अली जरदारी साहब ने की
हुकूमत को चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़ाए, शौकत यूसुफजई साहब हों या पीटीआई के लोग हों, उनसे कोई बात करे। एक मौका आपके पास आ रहा है। आज का दिन, जैसे मैंने कहा ना, बगैर किसी पॉलिटिकल टर्मोइल के बड़े सुकून से गुजरा। हर आने वाला दिन अगर ऐसे ही गुजरे तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, वो कम हो सकता है। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल आपकी बात पर इत्फाक करता हूँ और हमें एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करने होंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए एक चार्टर ड्रॉ करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि ये मुल्क पाकिस्तान सबका है। अब इलेक्शंस हो गुजरे, हमें भी 2018 में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब भी मुझे शौकत यूसुफज़ई से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे हल्के के इलेक्शंस के अंदर। जो नादरा ने 70,000 वोट मेरा ऊपर नीचे करके दूसरे हल्कों में फेंक दिया, बाहर से वोट इधर आ गया और मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके भी ऊपर। जो सेंसस हुआ और उसके नतीजे में जो हल्कों में उखाड़ बुखाड़ हुई हमारे वोटर लिस्टों में, तो मैं इसके बावजूद बिल्कुल यूसुफज़ई साहब को और इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहूँगा कि अब पाकिस्तान की गरीब आवाम, पाकिस्तान के मज़दूर, पाकिस्तान के पावरलूम्स के लोग, इंडस्ट्री के लोग, अब वो हमें हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर फेलियर हुआ तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का फेलियर होगा और ये फिर भूल जाएं कि इलेक्शन सिलेक्शन जो भी इलेक्शन होंगे, हमें मिल बैठ कर एक आप बिल्कुल गेम रूल बनाए होने चाहिए। इलेक्शन अमेंडमेंट लॉ आना चाहिए। वोटर लिस्टें 1 साल पहले शाया होनी चाहिए। ये वोटर लिस्टें उस वक्त बनती हैं, मिलती हैं भाई मेरे, कि जब हम एक वोट भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। ये हमारे साथ कितना जुल्म और ज़्यादती है कि नादरा में बैठे हुए वो पहलवान जो 10-10, 15-15 लाख रुपया तनख्वाहें लेते हैं, वो ऐसे जख्म है पाकिस्तान के लिए कि वो जिधर मर्जी कंप्यूटर का रुख बोलते हैं तो वोट किधर का किधर फेंक देते हैं, किधर का किधर फेंक देते हैं। तो मरे लोगों के वोट पड़े हैं। मैं यूसुफज़ई साहब आए हल्के में, मरे लोग जिंदा हो गए 20-20 साल के बाद। तो ये मेरे आपसे ज्यादा मेरे भाई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मैं चाहूंगा मिल बैठकर कोई ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्लियामेंट फोरम है, इलेक्शन लॉज बनाए। एक ऐसा आप हम सबको एक मौका मिला है कि ताकि ये बार बार आते जाते इलेक्शंस के ऊपर ही सवालात उठते हैं, जिसके लिए फिर 3-4 साल 5 साल डुगडुगी हम बजाते हैं। तो पाकिस्तान की मायूस आवाम को हमें एक होप देनी चाहिए। आपका आबिद साहब आपका पॉइंट आ गया। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ है। हसन मुर्तज़ा साहब, चूंकि 84वां यौम पाकिस्तान आज हमने मनाया और मैंने जरा कोशिश की कि सियासी गुफ्तगू के बजाय मुस्बत गुफ्तगू से आगाज़ करें। शौकत यूसुफज़ई साहब का ये पॉइंट था कि पाकिस्तान पर, रियासत पर कोई मसला नहीं है, कुछ मामलात हैं वो जमहूरियत, इलेक्शन, इनको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्रीवेंसेस हैं और अगर वो एग्रीवेंसेस दूर होते हैं तो चीज़ें आगे चल सकती हैं। आबिद शेर अली साहब का पॉइंट ये था कि वो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात उनके भी हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना होगा। हसन मुर्तज़ा साहब, आज के दिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दोबारा एक जेस्चर वही दिया कि सियासी लोगों को बैठना होगा। तो आपका नहीं ख्याल कि हम बार बार चांस मिस कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब, कि किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग या ग्रैंड डिबेट का आगाज करने का जो वक्त है उसे हम जाया कर रहे हैं? आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा वो बिल्कुल हकीकत है और हमें ग्रैंड डायलॉग की तरफ भी जाने की जरूरत है और इसके साथ साथ जो हमारे सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर होना भी जरूरी है। हमें कतई ये सोच नहीं लेना चाहिए कि आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, कल कहाँ पे खड़ा था। हमें ये देखना चाहिए कि हमने अपनी इस रविश से इस मुल्क को दिया क्या है। आज हमारे लोग जो हैं वो निगहबान राशन की तरफ देख रहे हैं, कल वो लंगर खानों में फंसे हुए थे। ये कब तक इस कौम को बिल्कुल भिखारी बना दिया गया है, वो कोई दौर भी हो। मैं समझता हूँ कि हमें इनकी बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और हमारे जो दोस्त पीटीआई के हैं उनको भी इस चीज की, वो भी जानते हैं इस चीज को, वो भी सियासतदान है ना। चलो चंद एक उनमें ऐसे ज़हन होंगे
जो इंतशार चाहते होंगे या लड़ाई झगड़ा चाहते होंगे, लेकिन अक्सरियत लोग उनमें बेहतर आदमी हैं, वो चाहते हैं कि हम बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। और आप अगर माजी में देखें तो बातचीत के जरिए 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पास किया, और उस वक्त इस जो आज की हमारी सियासी कद काट है, इससे कई बड़े कदावर शख्सियात मौजूद थे, बिल्कुल, और उन्होंने मिल बैठकर उस चीज को मुत्तफिका तौर पे मंजूर किया, जो आज भी हम सारे कहते हैं कि 73 के आइन को जो है उस पे अमल दरामद होना चाहिए और ये हो और वो हो। तो हम बातें तो करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली उस तरफ नहीं जा रहे, जिसकी वजह से इंतहाई जो है वो हमारे मुल्क का भी नुकसान है। आज के इलेक्शन अगर कोई दोस्त ये समझता है कि आज का इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं है और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, तो 18 में क्या हुआ था? 18 में RTS नहीं बैठा, 18 में धांधली नहीं हुई, सही, और फिर किस तरीके से प्री पोल रिगिंग हुई, सही। तो आप समझते हैं हसन मुर्तज़ा साहब के माजी को बुला के आगे चलना होगा। इससे पहले कि मैं शौकत यूसुफजई साहब के पास दोबारा जाऊं, मैं चाहूंगा आबिद शेर अली चूंकि रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, PMLN सेंटर में रूल कर रही है। आबिद शेर अली साहब, हम जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ये बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कदम हुकूमत को आगे बढ़ाना होगा अगर हुकूमत ने बातचीत करनी है। आपके ख्याल में क्या CBMs हो सकते हैं जो आप लोग ऑफर कर सकते हैं PTI को? किन बुनियादों पर गुफ्तगू का आगाज कहीं ना कहीं से तो होना है? आबिद शेर अली साहब, देखिए जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की आप नेशनल असम्बली की स्पीच उठाएं, उनमें उन्होंने PTI के दोस्तों को कहा है क्या मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे बैठें, बैठ के तमाम मसाइल का हल टेबल के ज़रिए होता है। रोड शो के ज़रिए आप माजी में भी चले जाएं, चीन के वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट ने आना था, जिस तरह धरने दिए गए, जिस तरह मुआशी तरक्की को रोका गया। हम चाहते हैं कि PTI के दोस्त बैठे, पार्लियामान के ऊपर अंदर बैठे हुए, ये सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा है चाहे जिसका भी हिस्सा है, बैठकर मसाइल का हल टेबल के जरिए होगा। लड़ाई झगड़े से आगे भी सियासतदानों का नुकसान हुआ है, जेलें सियासतदानों के नसीबों में होती हैं। आगे भी अगर यही रविश रही तो जेलें और बुराई सारी सियासतदानों के पलड़े में आएंगी। तो ये इसके लिए मैं चाहता हूं कि रोड मैप बनना चाहिए इकोनॉमी का। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, शौकत यूसुफजई साहब की अपनी पार्टी है, उनके एक अपने व्यूज़ हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब की पार्टी की है, इनके अपने व्यूज़ हैं, हम उनसे भी रिस्पेक्ट करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने व्यूज़ होते हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो पे वो इलेक्शन आते हैं। जब आप पार्लियामान के अंदर आ जाएं और कौम भूखी और फलाज, कभी सेहत कार्ड के जरिए उनको ओबलाइज किया जाता है, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए उनको ओबलाइज किया जाता है, कभी राशन देकर आपने कौम को लंगर खानों के ऊपर भिखारी बना दिया। खुदारा इंडस्ट्री को चलाएं, इंडस्ट्री के लिए बैठकर सोचें इससे पहले कि वो तूफान, वो लावा हम सबके घरों की तरफ आ जाए, जो जिसके निशाने पे हम तमाम सियासतदान हिट लिस्ट पे हैं। तो मेहरबानी करके आने वाला वक्त बड़ा खौफनाक है। अगर हमने महंगाई के उस आग को ना रोका, मेरे भाई मैं आपको बताऊं, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये लोगों के लिए वबाले जान। बिल्कुल ठीक हो गया। शौकत यूसुफजई साहब, आबिद साहब एक मिनट पर इसका हल निकालना। आबिद साहब एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। शौकत यूसुफजई साहब, आबिद शेर अली की गुफ्तगू से और हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू से ऐसा तासुर मिलता है मुझे कि वो कहते हैं कि आए एक बार बैठें, सबसे पहला चैलेंज इकोनॉमी है, उसके लिए कोई चार्टर करें, उसके लिए चीजों को ठीक करें और आगे चल के इलेक्शन रूल्स में भी अगर आप जो भी बेहतरी चाहते हैं। आबिद शेर अली और हसन मुर्तज़ा दोनों की गुफ्तगू से ये लगा दोनों ये चाहते हैं कि इलेक्शन का निजाम बेहतर हो। तो आपका और हुकूमत का डिफरेंस शौकत यूसुफजई साहब सिर्फ ये लगता है कि प्लान 1 और प्लान B, जो A और B को आगे पीछे करने का मामला है, डिफरेंस सिर्फ यहां पर आ रहा है। शौकत यूसुफजई साहब, नहीं देखें, आपने ग्रैंड डायलॉग की बात की। ग्रैंड डायलॉग तो देखें उसके लिए आपने जमीन बनानी पड़ती है ना, उसके लिए आपने उसी तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट तो क्रिएट नहीं हो रहा है। हमारे सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग जेल में हैं
हमारे लीडर जेल में है। यानी सियासी तौर पे हमें जिस तरीके से दबाया गया इलेक्शन के दौरान भी और अभी भी एक दीवार से लगाने की पूरी कोशिश हुई, हमारा मैंडेट छीना गया, फिर उसके बाद हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी गई। तो ये सारा करके ना, तो उसके बाद फिर आप कहें कि जी आप आ जाए, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, तो देखिए उसके लिए आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। अदरवाइज देखिए धरने की बात हमें कही जाती है कि इन्होंने धरने दिए, तो धरना किस दौर में नहीं हुआ आप बताएं। मैं आपको बताऊं, हमारे दौर में भी हमारे जी मैंने कहा एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। आप ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट उस वक्त क्रिएट होगा जो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स अरेस्ट हैं, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप अरेस्ट है, उनको रिलीफ दिया जाए, फिर बातचीत का आगाज होगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं उसकी बात कर रहा हूं ना कि जो हमारा, देखिए इलेक्शन किस लिए कराए गए? इलेक्शन इसलिए कराए गए कि अवाम अपने लीडर मुंतखब करे। अवाम को पहले तो जो प्री पोल रिगिंग हुई हमारे साथ, ठीक है, अब अरशद अली साहब के साथ भी हुई होगी, इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों के, लेकिन क्यों हुई है ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसने की है? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हमसे तो देखिए प्री पोल रिगिंग में हमें मतलब ये कि मैं इलेक्शन में खड़ा था, मुझे पहले नाअहल किया गया, हालांकि मैं 2 दफा इलेक्टेड असेंबली का मेंबर रहा, मिनिस्टर रहा, फिर भी मुझे नाअहल कर दिया गया, फिर जाके कोर्ट से हमने बहाल हुए। इस तरह करते करते बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ, और फिर उसके बाद जो इलेक्शन के दिन हमारे साथ जो कुछ हुआ, तो ये सारी वो चीजें हैं ना कि आपने ये हर इदारे को अपने डोमेन में रहना पड़ेगा, तब जाके हालात ठीक होंगे। अगर हम इक़्तिदार में आने के लिए किसी भी इदारे का सहारा लेंगे तो फिर जो है ना, फिर हालात दुरुस्त सीमित में नहीं जा सकते, फिर तो कंट्रोल डेमोक्रेसी रहेगी। और अभी भी हम यही देख रहे हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी है। हम एक अदालत में जा रहे हैं, कभी दूसरी अदालत में जा रहे हैं, हमने कहा हम असम्बलियों में बैठते हैं, हमने कहा हम अपोजिशन में बैठते हैं, हुकूमत बेशक नवाज शरीफ साहब करे, पीपल्स पार्टी करे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी। तो उसका असर क्या पड़ा? उसका असर सदारती इलेक्शन पे पड़ा, अब सेनेट के इलेक्शन पे पड़ेगा। तो मतलब ये कि इस तरह ज्यादतियां हो रही हैं। वो लोग जो जिन्होंने हमें वोट दिया, वो पूछ रहे हैं कि जी बिजली महंगी हो रही है, आपका क्या रोल होगा? शौकत यूसुफजई साहब, मेरा सवाल अब भी वही है कि आप जो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, एनवायरनमेंट उसी तरह आपको लगता है कि पहला उसका बेंचमार्क ये होगा कि जो आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीफ मिले और आपकी लीडरशिप को रिलीफ मिले, फिर बातचीत शुरू होगी? नहीं, ये तो सेकेंडरी बात है। देखो वो तो सारे जाली केसेस है, वो तो हम भुगत रहे हैं, वो उसका कोई इशू नहीं है, वो तो अदालतें हमें इंसाफ देगी इंशाल्लाह, वो दे रही हैं, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं वो। लेकिन जो असल चीज है, जो मैंडेट छीना गया है, उसका कोई जस्टिफिकेशन तो देना कि क्यों छीना गया है। क्योंकि हमने तो शुरू में कह दिया था कि हम असेंबली में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। जब हम इलेक्शन में आना ही नहीं चाहते, इक़्तिदार में नहीं आना चाहते थे, तो फिर तो हमारे साथ इतनी ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी ना, क्योंकि हमारे साथ भी बड़े बड़े वकला हैं। एक बंदा आके वो टीवी टॉक शो पे कह देता है कि जी इनका तो हक नहीं बनता है, तो क्या इससे हक खत्म तो नहीं होता? अगर इस तरह सैंपल बात होती तो इलेक्शन कमीशन पहले दिन ही हमें मुस्तरद कर देती कि जी आपका मौकफ ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि पहले हो चुका है, आप इसके केस में देखें 2019 में जो शाहजीगुल के 3 लोग इलेक्ट हुए थे आजाद, जब वो बाद में शामिल हुए, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन जब वो बाप पार्टी में शामिल हुए तो उनसे इलेक्शन कमीशन ने नाम मांगा कि जी आपका नाम नहीं है, आप नाम दें। तो सेम यही केस था, अभी भी हमसे नाम ले सकते थे, इलेक्शन कमीशन नहीं लिया, उसको लटकाया। सही। तो ये सारी चीजें अभी भी आप देखें, हमारे अभी भी हाईकोर्ट से अभी ये पॉइंट अगर आपका तस्लीम, हाईकोर्ट ने भी तो आपका ये पॉइंट नहीं माना। 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकता हूं। हसन मुर्तजा साहब, शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन जो उनकी है वो मुसलसल जारी है, और वो जैसे कहते हैं बराह रास्त नहीं, लेकिन दबे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ही ये सब कुछ कर रही है। हसन मुर्तजा साहब, देखें जी, शौकत साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी नहीं तस्लीम करने को तैयार कि उनको हम काम करने दें। अब देखें, अगर इनसे सीटें छीनी गई हैं, हम समझते हैं कि ज्यादती है, लेकिन उस ज्यादती का फैसला किसी कोर्ट ने करना है, किसी रेलेवेंट फोरम ने करना है, किसी इलेक्शन कमीशन ने करना है।
भाई इनसे सीटें कोई पीएमएलएन ने छीनी, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छीनी, कोई जेयूआई ने छीनी। इनसे सीटें अगर ये समझते हैं कि छीनी गई हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसकी अपील का हक ये रखते हैं। आज अदालतें जो हैं वो आजाद हैं। हमने तो कैंगरू कोर्ट्स का भी मुकाबला किया है, हमने तो भुट्टो का अदालती कत्ल भी जो है वो भी सहा है। हमें तो 11-11 साल तक जेलों में रखा गया और हमारे फैसले नहीं किए गए, और हम जब बाइज्जत बरी हुए तो उस फैसलों को भी तस्लीम करने को ये तैयार नहीं है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, अपनी उजरदारियां जमा करवाएं, वहां से फैसले करवाएं। ये सीटों के मामले में अगर इलेक्शन कमीशन ने ये समझते हैं कि ज्यादती की है तो ये कोर्ट्स में जाएं। अब देखें, एक फैसला कोर्ट करती है इनके फेवर में तो कहते हैं अच्छी है, अगर वही कोर्ट दोबारा कोई फैसला कर देती है किसी और मुकदमे में इनके खिलाफ तो ये कहते हैं कोर्ट बुरी है। अब ये चीजें इनको भी माननी चाहिए। हमारे लिए ये बड़े मोहतरम है, मैं तो इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, और मैं एहतराम के साथ कहता हूँ कि हमें किसी न किसी जगह पे रुकना होगा, कोई ना कोई फैसला हमें तस्लीम करना होगा। इस तरह तो टॉक शोज में मैं कुछ कहता रहूंगा, ये कुछ कहते रहेंगे, कोई मामलात आगे तो नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया मामला। इस मीडिया मैसेजिंग से नुकसान किसका हो रहा है, बेनिफिशियरी कौन है? हम तो नहीं है, कम से कम ना ये बेनिफिशियरी है ना हम है। नुकसान न इनका है ना हमारा है, कौम का और अवाम का और इस मुल्क का। हसन मुर्तजा साहब, आप भी बेनिफिशियरी नहीं है, वो भी नहीं है, अवाम भी नहीं है। आबिद शेर अली साहब, फिर बेनिफिशियरी कौन है? मैं बहुत एहतराम के साथ दोनों मेरे भाई बैठे हैं, तो मैं शौकत यूसुफजई साहब को बताता हूँ कि इनके हम नाम जैसे शौकत सदीकी साहब को जिस तरह स्नब किया गया और नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बाहर रखकर जो कहा कि हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब को इलेक्शन से 2 दिन 48 घंटे पहले रात के 12 बजे सजाए मौत की सजा दे दी जाती है। साउथ पंजाब में हमारे लोगों को नॉमिनेशन पेपर्स तक नहीं जमा करवाने दिए जाते। जब ये साहिब इक़्तिदार में आते हैं, हमारे किसी शख्स पर ये हेरोइन का केस डाल देते हैं, किसी पर कुछ डाल देते हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मैं पॉलिटिकल वर्करों के सख्त खिलाफ हूँ। सही। जहाँ तक ये शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं, मैं अपने भाई से एहतरामन पूछूंगा, मुझे बताएं कि कौन सा सियासी केस है, कौन सा सियासी कैदी जिन्होंने 9 मई का वाकया किया, जो 9 मई में हमारे आर्म फोर्सेस के जो अदारे हैं उनके ऊपर हमलों में मुलव्वस हैं। इमरान खान के भांजे ने वो हमारे शहीद लोगों की वर्दियां डंडे के ऊपर लहराई, उन्होंने हमारे शोधा की यादगारों की हिरमती की। अगर ये कहते हैं कि ये सियासत है तो शौकत साहब बहुत एहतराम के साथ, तो फिर आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जो पाकिस्तान में तबाही जाते हैं। मेरी अर्ज ये है कि उसके अलावा जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया, उनके अलावा अगर आप समझते हैं किसी के साथ ज्यादती हुई है तो मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, बताएं किसके साथ ज्यादती की? जिन्होंने 9 मई का वाकया किया, 9 मई के से पहले क्यों नहीं पकड़े जाते थे सारे? बिल्कुल। जब 9 मई का वाकया हुआ, वहां पे आग लगा दी गई, वहां पर शोधा की हुर्मतें की गई, इंडिया के चैनल्स के ऊपर हमारी आर्म फोर्सेस की तजलील की गई कि इतनी बड़ी फोर्स है, तो उनके देखे कि मैं उनको सलाम पेश करता हूँ बहादुर फौजियों को। आपका आबिद साहब सवाल भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मेरी अर्ज सुन ले पहले। जी आबिद साहब सुन ले। जी। कश्मीर में देख ले, नते मुसलमानों के ऊपर फौज गोली चलाती है, यहाँ पे आप फौज के ऊपर हमला करते हैं, हमारी फौज आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन कानून आपका रास्ता खुद इख्तियार कर रहे हैं। किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, किसी किस्म के पॉलिटिकल बंदे को जेल में नहीं डाला गया, वही लोग जेल में जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस। सही। शौकत यूसुफजई साहब, मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, मैं छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो आप ही को मौका दूंगा। आबिद शेर अली साहब ने जो सवाल आपके सामने रखा है उसको आप ही रिस्पॉन्ड करें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। आबिद शेर अली साहब प्रोग्राम में ब्रेक से पहले पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मामले पे कुछ सवालात रख रहे थे। शौकत यूसुफजई साहब के सामने एक सवाल हसन मुर्तज़ा साहब ने भी उठाया कि जो भी इन इलेक्शन की धांधलियों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिलीफ तो उन्हें किसी कानूनी फोरम से ही मिलना है और उसी कानूनी फोरम पर जाए बगैर रिलीफ नहीं मिला जा सकता। शौकत यूसुफजई साहब, मैं चाहूँगा कि दोनों सवाल जो आबिद शेर अली साहब ने आपके सामने रखा कि 9 मई से पहले या 9 मई के बाद, 9 मई के केसेस के अलावा क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके साथ या आपकी जमात के साथ हुई, और दूसरा जो हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जो भी आपका धांधली का मामला है, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूर होने चाहिए। दोनों मेहमानों का ये मौक़िफ़ है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये किसी फोरम से ही आपको मिल सकता है। शौकत यूसुफजई साहब, देखिए, जहाँ तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक़ है इलेक्शन कमीशन से, तो वो तो शुरू दिन से ही, वो तो इतनी बाइस से, इतने मुतासिबाना रवैया है उनका कि वो हालात ही उन्होंने इस तरह बनाने की कोशिश की है। ज़ाहिर है जब तक इलेक्शन कमीशन हमें रिलीफ नहीं देगा तो अदालतें, ज़ाहिर है वो अदालतें तो दे रही है रिलीफ, लेकिन उसमें जो मेन रोल है जैसे फॉर्म 45-47, अब जिस हमारा एक मामूली सा केस है, अगर वो सिर्फ खोल दें, हल्का मेरा खोल दें और उसमें एक 2-3 पोलिंग स्टेशन ही चेक कर ले तो उनको पता चल जाएगा कि खवातीन का वोट जो है, एक मर्द हजरात बिठाए गए, उन्होंने अंगूठे लगाए और हम चीखते रहे कि जी ये क्या हो रहा है, वो अंदर कोई छोड़ भी नहीं रहे थे। लेकिन बहरहाल वो तो एक अलग इशू है। जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, देखिए जी, 9 मई को अगर आपको याद हो, मेरे अपने कपड़े फटे थे। क्यों फटे थे कि हम वहाँ पे मैं मौजूद था, मैंने कहा कि जी कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा, अपने वर्करों को कहा, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझ पर हमला भी कर दिया, कौन थे वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन ये है कि देखिए 9 मई में हम खुद उसकी मजम्मत की है, हमारे लीडर ने की है, हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 9 मई के वाक़यात की तहकीकात हो जाए, क्योंकि तहकीकात नहीं होंगी तो बहुत सारे बेगुनाह इस वक्त जेल में हैं। 1-2 की बात नहीं है, आबिद शेर अली साहब ने बात की, लेकिन ये 1-2 की बात नहीं है, ये बहुत सारे दर्जनों लोग जेलों में हैं और किसी किस्म का वो नहीं है। भाई आपके पास फुटेजेस मौजूद है, सारे मीडिया ने उसको कवर किया है, जिसने जो किया उसको सजा दे रहा है। हम तो आपके साथ है इस बात में। लेकिन अगर आप घरों से उठाएंगे लोगों को, उनको मुलविस दिखाएंगे, तो ये हम कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ज्यादतियां ना हो। मैं 9 मई में मेरे कपड़े फटे, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद क्या हुआ? आज मैं हारा हुआ बैठा हूं इलेक्शन से। क्यों? मतलब जो मेरे साथ हुआ, अब मैं बता तो नहीं सकता हूं आपको टीवी पे क्या क्या नहीं हुआ। शौकत यूसुफजई साहब, ये तो शौकत यूसुफजई साहब, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने उस सूरत हाल को कंट्रोल भी करने की कोशिश की। आप चंद ही उन लोगों में होंगे जिन्होंने अपना एक जिम्मेदारी के साथ किरदार अदा किया। लेकिन जो आप बात कर रहे थे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, तो उस पर आबिद शेर अली ने आपसे सवाल पूछा था। नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए वाकया हो गया, बहुत बुरा हुआ, हम सब ने उसकी मजम्मत की, इमरान खान ने भी उसकी मजम्मत की, पूरी पार्टी मजम्मत कर रही है। लेकिन होना क्या चाहिए अब ये कि आप पूरी पार्टी को दीवार से लगा दे। एक वाकया हुआ है, उसकी तहकीकात हो जाए ना, जिसने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो उसके, आप देखें ये सारा मसला तो किसी इदारे के खिलाफ तो हम नहीं है ना, हम हो सकते हैं, इसलिए लोग कहते हैं ये फौज के खिलाफ है पीटीआई। भाई फौज के खिलाफ है, फौज किसकी फौज है? फौज तो हमारी है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें होती हैं, जो तो दिफा कौन करता है? फौज ही करती है ना। दहशतगर्दी के खिलाफ बिल्कुल ठीक हो गया। आबिद शेर अली साहब, आबिद शेर अली साहब, शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं, आबिद शेर अली साहब, शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं 9 मई में जो लोग मुलविस हैं, जिनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सजाएं दें, उनकी जमात मजम्मत कर चुकी है। देखें, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो बेगुनाह हैं वो खुद ब खुद बाहर चले जाएंगे। सही। मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कभी इस हक में नहीं हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं यूसुफ शौकत साहब को कहूँगा कि हमने भी फैसलाबाद में कंटेस्ट किया, कोई एक कारकुन बता दे, किसी एक बंदे को अंदर कराया हो, किसी एक बंदे पर FIR कटवाई हो, तो मैं आपका देनदार हूँ। और इसमें मैं आपको देखे फिर उसी तरफ आऊंगा, तो शौकत यूसुफजई से मैं बात करूंगा कि कासिम सूरी साहब को 4.5 साल स्टे पे गुजारे, उनको अदालतों ने घसीट, तो कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए पार्लियामान को कि इन केसों के फैसले विद इन 30 डेज या 60 डेज, वो 60 डेज की कानून तो बना लिया है, लॉज को अमेंड करें। पार्लियामान एक ऐसा
फोरम है जिसके ऊपर आप लेजिस्लेशन करके एक कौम के लिए उम्मीदें लाएं। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उस पार्लियामान का हिस्सा हैं। बैठकर ये लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन कौम को अपने पांव पे खुदा के लिए खड़ा करें। पाकिस्तान के लोगों के हालत जार दें। बिल्कुल ठीक हो गया, बना दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। आबिद साहब आपने बहुत अच्छा नुक्ता दिया, मैं चाहूंगा जी, आपने एक बहुत अच्छा नुक्ता दिया। हसन मुर्तजा साहब, आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं रूल्स ऑफ गेम सेट कर लें, चलें चार्टर ऑफ इकोनॉमी को पहली तरजीह ना रखें, पहले इलेक्शन इस्लाहत कर लें, उसी के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी को भी रख लें। कोई ऐसा हो सकता है हसन मुर्तजा साहब? किसी होना चाहिए किसी न किसी को, और फिर हुकूमत अगर कोई सरेंडर करती है, रियासत माँ होती है, अगर वो अपने बच्चों के सामने सरेंडर कर दे तो बेइज्जती कोई नहीं है। सही। किसी न किसी को तो ये करना होगा, किसी न किसी को अपने अना की खोल से निकलना होगा। देखिए अभी बात हो रही थी जी के वीडियोस मौजूद हैं, बिल्कुल वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसने जो बयानात दिए हैं वो तो सबके सामने है। खान साहब ने उनकी वीडियो नहीं जारी हुई थी कि जब मुझे गिरफ्तार करोगे तो ये रिएक्शन तो आएगा, और फिर घर से निकलते हुए उन्होंने नहीं कहा कि यही अपने कारकुनान को सारों को इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू नहीं होती रही। फिर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो कहा, फिर मुराद सईद साहब की जो वीडियो आई, ये बिल्कुल उनकी रोशनी में फैसला होना चाहिए जी। इसमें कोई किसी को भी इसमें नहीं करना चाहिए कि कोई कहे जी कि 9 मई की मजम्मत सारों ने की है। अब मजम्मत कर देना तो काफी नहीं है, उसका अदाला होना चाहिए। जो बेगुनाह कारकुनान है बिल्कुल उनको छोड़ना चाहिए। अगर गुनहगार भी हैं तो उनको रिलीफ देना चाहिए। कारकुन बेचारा तो अपनी क्यादत के पीछे होता है ना। बिल्कुल ठीक। अब क्यादत उसकी उसको इस डगर लेके चल पड़े। मैं समझता हूँ कि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बेगुनाह हुए हैं और जिनको खुला मैदान दिया गया है, दरअसल तो उनको सजाएं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। दरअसल तो वो कल्प्रेट है। ये बेचारा कारकुन तो सियासी कारकुन है, वो अपनी क़यादत के साथ उसकी मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, वो उनका फॉलोअर होता है, जो बात वहां से होती है उसको फॉलो करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। शौकत यूसुफजई साहब, शौकत यूसुफजई साहब, लास्ट मेरे पास 30 सेकंड्स है, मैं चाहूंगा आपका कमेंट लूं जाने से पहले। आपके ख्याल में जो, जैसे मैंने हसन मुर्तजा से सवाल रखा कि 2 चीजें पहले कर लें, रूल्स ऑफ गेम इलेक्शन के इस्लाहत के लिए पीटीआई आगे बढ़े, हुकूमत को क्या कमेटी बनाए, हम आपके साथ बैठते हैं, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए क्या रास्ता है, बैठे, बाकी चीजें फिर हम बाद में कर लेंगे। देखिए, ये मैंने आपसे पहले कहा कि इसके लिए एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट अभी नहीं है। देखिए, उस दिन हमने ऐलान किया कि जी हम अपने मैंडेट के लिए हम एहतजाज करेंगे। हमने पंजाब में एहतजाज किया। पंजाब में क्या हालत की हमारे वर्करों के साथ। आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि सियासी वर्करों के साथ कोई कितनी मार पिटाई की, कितनों को बंद किया, कितनों को मतलब तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो सिर्फ सिंपली एहतजाज कर, न किसी ने पत्थर तोड़ा मारा, न किसी ने गमला तोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुजाहरे हुए। वो सिर्फ ये वो होता है कि अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ता है, और ये डेमोक्रेसी में ये चीज है। लेकिन आप देखिए, पंजाब पूरा पुलिस स्टेट बन गया है। वहां पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी यहाँ पे कोई हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहाँ से सियासत होगी? फिर हम अपनी आवाज कहाँ उठाएंगे? आप बताएं मुझे। चलें शौकत यूसुफजई साहब, मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैं माजरत चाहूंगा, आपका पॉइंट बीच में मुझे काटना पड़ रहा है, लेकिन आप अपने उसी बात पर हैं कि अभी तक माहौल नहीं बना है। लेकिन माहौल बनेगा कैसे? माहौल बनाना आप सियासी लोगों ने ही है, जैसे हसन मुर्तजा साहब कह रहे थे और आबिद शेर अली साहब, आप भी इससे इत्तफाक करते हैं कि अगर माहौल नहीं बनेगा तो नुकसान तमाम सियासी कुव्वतों का होगा। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे मिसिंग पर्सन के मामले की, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करनी थी मिसिंग पर्सनस की, और मिसिंग पर्सनस का मामला लाजमी सी बात है एक इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन 2 रोज़ कबल ग्वादर में एक दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसको निशाना बनाया गया, जिस निशाना बनाने की कार्रवाई को जिसे कहते हैं नाकाम बनाया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और इसमें 8 दहशतगर्द मारे गए और 2 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार शहीद हुए। लेकिन जब 8 दहशतगर्दों की शनाख्त हुई तो इसमें एक नौजवान दहशतगर्द जो है करीम जान वल्द फजल, जिसका ताल्लुक BSO से बताया जाता है और 2022 से बताया जाता है कि ये लापता
लापता थे और इनकी फैमिली भी लापता अफराद के कैंप में मौजूद थी और एहतजाज कर रही थी। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे चंद रोज़ कब अगर हम याद करें कि मच का एक वाक़या हुआ था। मच में भी जब दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया और जब उन्हें निशाना बनाया गया, दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब उनको निशाना बनाया, तो उसके बाद जब शनाख्त हुई तो पता चला उनमें भी एक नाम जो है वो अब्दुल वदूद सातकज़ई, वो भी मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल थे। इसी तरह माजी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं। 20 अक्टूबर को खारान का एक CTD का ऑपरेशन है जिसमें सलाल अहमद, शुक्रुल्लाह, वसीम सज्जाद और फरीदुल्लाह थे, ये भी मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल थे। और एक और वाक़या है राशिद हुसैन ब्रोई का, जो कि चाइनीज़ कौंसलेट कराची पर हमले के जैसे कहते हैं उसमें मुलविस पाए गए, वो भी मिसिंग पर्सन की ही फहरिस्त में। तो ऐसे कई वाक़यात हैं जो सामने आते रहें और लाजमी सी बात है, चंद माह कबल हमने इस्लामाबाद में ये देखा था कि मिसिंग पर्सन के मामले पर एक एहतजाज हुआ। ना सिर्फ एहतजाज हुआ बल्कि बहुत से लोगों का उस हवाले से नरम गोशा था, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद उस पर मुकम्मल एक खामोशी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर कमर चीमा, सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, सबसे पहला सवाल आपके सामने रखूंगा कि क्या है ऐसा मामला, चूंकि मिसिंग पर्सन के लिए जब यहाँ एहतजाज हुआ तो बहुत से लोगों का उनके लिए नरम गोशा था, सियासी कुव्वतों का, बहुत से जिसे कहते हैं सिविल सोसाइटी की तंजीमों का, लेकिन अब जब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उन्हीं मिसिंग पर्सन के नाम आते हैं तो मुकम्मल एक खामोशी नजर आती है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि ये जो मिसिंग पर्सन का जो इश्यू है, ये एक मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, अनफाउंडेड मिथ्स पे है जिसमें है, और एट टाइम इसको समझा नहीं गया है कि इसमें क्या है। फेक स्टोरीज पे ये इसको डिपेंड करता है। और जिसके तरीके से देखें, इसमें जो असल मोटिव जो समझने वाली हैं, एक तो ये है कि लोग इस इश्यू को रेज करके सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि अख्तर मेंगल ने कहा कि 5000 मिसिंग पर्सन के हैं, जब उनसे लिस्ट मांगी गई तो उन्होंने 983 बंदों की लिस्ट दी। फिर इसके बाद जाती मफादात भी शामिल है जिसमें इसको उछाल के अपने मफादात के लिए करते हैं। और तीसरा ये जो मेन एम होता है कि हॉस्टाइल एजेंसीज के बिहाफ पे तो मलाइन करना, कि बदनाम करना स्टेट ऑफ पाकिस्तान को और आर्म्ड फोर्सेस को। और देखिए, कुछ हमें हालात को समझना चाहिए। पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ जंग में रहा है 79 के बाद, यहाँ पे दहशतगर्दी कार्रवाइयां बहुत ज्यादा जोरों पे थी। फिर 9/11 के बाद भी यहाँ पे हालात हुए, तो रिट ऑफ स्टेट स्टेब्लिश करने के लिए तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन लिया। लेकिन देखें, रीजन अगर हम देखें ना कि आखिर क्या है, ये वो लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, जो मारे जाते हैं। अभी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये मच वाले एरिया, उसमें भी ये अब्दुल वदूद सातकज़ई था, करीम जान अभी एस्टेब्लिश हुआ, और जो बलोच लिबरेशन फ्रंट के जो मारे गए थे सरवान में, वो भी मिसिंग पर्सन थे। जो मारंग बलोच ने कहा था इनके लवाहिकीन यहाँ पे बैठे हैं, वो एक प्रोपेगेंडा वगैरह कर रहे थे। सेकेंडली देखें कि ये लोग हैं कि ये खुद लड़ाई लड़ने के लिए कोई इराक गया है, कोई सीरिया गया, कोई अफगानिस्तान में है, या हो सकता है ये गैर मुल्की जेलों में हो। ज्यादातर लोग पॉलिटिकल असाइलम में है, कुछ अपनी जाती वजूहात पे छुप के आए हैं, और कुछ लोग हो सकता है अंडर इंटरोगेशन हो। बिल्कुल, लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए उसको उछाला जाता है। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, आपका पॉइंट आ गया। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, मेरा सवाल अब भी वही है जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब से था कि जब ये मामला एहतजाज हुआ, डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही थी, हमने देखा बहुत से सियासी जमातों की जानिब से उन्हें सपोर्ट मिली, सिविल सोसाइटी ने उनकी सपोर्ट की, और बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ था, और बशमूल मेरे कि मिसिंग पर्सन एक मसला है और उसे हल होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, ये जो कार्रवाइयों में शनाख्त होकर जब सामने चीज़ें आती हैं तो फिर उसके बाद खामोशी क्यों होती है? डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद रेन साहब। देखिए, क्वेश्चन ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह के वहाँ पे हालात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए ये एक चैलेंज बन गया है। जो मिसिंग पर्सन की बात नहीं करेगा, वो अगर उसको उछाल लेगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं, हाईलाइट नहीं करेगा, तो वो समझेंगे इसकी सियासत। सो एक पॉपुलिस्ट इशू के तौर पे वहाँ पे देखा जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो आपको पता है कि इस सिलसिले में गुमशुदा अफराद के लिए कमीशन भी बना था जो कि 2011 से अपना काम कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि इस बात को 13-14 साल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इनमें से ईरान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हुए हैं। लेकिन क्योंकि जैसे आपने बात की, अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, क्वेश्चन ये आता है कि ये डाटा के साथ हम कैसे इस मसले को हल करेंगे। सो डाटा कहाँ से आएगा, किसके पास एक्यूरेट डाटा है, कौन अपना ये बयान दे सकता है। मैं समझता हूँ ये वहाँ के लोगों को इस चीज को महसूस करना चाहिए, हमारे भाई और बहनों को, कि जब तक रियासत के साथ मिलके
एक नए सिरे से इस पे डायलॉग नहीं होती, बात नहीं होती, हम किसी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे, अगर आपने इस मसले को पॉलिटिकल क्वार्टर्स में दे दिया तो वो इस मसले को कहीं सुलझने नहीं देंगे। इस मसले को अगर आपने वाकई हल करना है तो हमें सीरियस स्टेक होल्डर्स जिनके पास रियल पावर है उनके साथ बैठना पड़ेगा और उनके साथ विद डाटा। सियासी अंदाज में तो आप कहते रहे कि 2000 है, 5000 है, 10,000 है, वो पॉलिटिक्स है। जलसा जुलूसों में भी हमने देखा, आपने देखा हो कि जब मारंग बलोच हमारी बहन जो है, शी हैज ऑल द राइट फॉर द प्रोटेस्ट व्हाटएवर शी वांट्स, जब वो यहाँ पे आई तो एक हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो उन्होंने कहा खुश ना हो, ये हमारे ही लोग थे, ये हमारे ही हैं। सो क्वेश्चन ये है कि जब लोग यहाँ पे नहीं है और आपको पता है वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो फिर आए उनको मिसिंग पर्सन तो ना कहना। मिसिंग पर्सन का इश्यू मौजूद है। ये डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने जो एक पॉइंट दिया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन चंद रोज का बिलावल भुट्टो जरदारी, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत है, उन्होंने कुछ गुफ्तगू क्वेटा में की, मैं चाहूंगा वो आपको सुनवाऊं। और फिर जो आपने पॉइंट उठाया कि सियासी जमातों के बजाय स्टेक होल्डर्स बैठें, मुमकिन तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके साथ बैठा जाए, लेकिन अगर बिलावल के नुक्ते को सुने तो उस पर फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन सुनिएगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्वेटा में चंद रोज का क्या कहा। जहां तक मिसिंग पर्सन का इशू है, ये एक कंटेंशियस इशू रहा है, एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, और हमारा कोशिश ये भी होगा अपना रेकंसिलिएशन के पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसा पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने सुना बिलावल ने जो बात की, अगर बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली से कोई कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक रखने वाले जो इदारे हैं उनको भी साथ बिठाए, और जो लवाहिकीन है मिसिंग पर्सन्स के उनको भी अगर साथ बिठाए, और वंस फॉर ऑल इस नंबर को सेटल किया जाए कि आया ये 5000 है, 500 है या 5 है, और फिर उसके लिए रिकंसिलेशन जो भी जिस तरह की सूरत हाल है उसके लिए जो CBMs लेने की जरूरत है, जो TORs बनाने की जरूरत है, आपको नहीं लगता कि ये एक बेहतर तरीका होगा इस इशू को रिजॉल्व करने का? रिंद साहब, और क्या इशू और क्या तरीका हो सकता है इशू को हल करने का? यही तरीका है कि आप एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर एक ओपन हार्ट के साथ, खुले दिलों के साथ बैठें, जिसमें जो हमारे वो लोग हैं जो इस मुतासरीन है, जो कहते हैं कि हमारे भाई जो हैं या हमारे वालिद जो हैं वो मिसिंग हैं, उनको भी बिठाया जाए, रियासत भी बैठे, और इसमें एक लॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना कि इसमें एक ओपन डायलॉग होना चाहिए। ये बेशक बलूचिस्तान असेंबली में करवाएं इसको, अगर बलूचिस्तान के वो हमारे बहन भाई जो इससे मुतासर हैं इस इशू से, अगर वो चाहते हैं मरकज से किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को वहां पे लेके जाना है, तो इस मसले को हल करें। अगर हम मिलके इकट्ठे होके अपने मसले हल करेंगे तो देन हमारे मुल्क की डायरेक्शन भी होगी। देखिए, इस वक्त अभी पाकिस्तान के अंदर अभी आर्मी चीफ सऊदी अरब गए हुए थे। क्वेश्चन ये है कि बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं, मुल्क की डायरेक्शन तय होने लगी है। एक तरफ आप देखते हैं बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, हमने अपने आप को महफूज करना है। अगर हम इंटरनली यूनाइट नहीं होंगे तो हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड? इसको हर कीमत पे देखिए, CM बलूचिस्तान ने भी इस पे बात की है, मैं समझता हूँ PM भी इस पे बात करें और बलूचिस्तान जाए, जिससे बात करनी पड़ती है करें, लेकिन एक डायरेक्शन तय हो जाए वंस फॉर ऑल, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। रिंद साहब, हमारा सबसे बड़ा मसला है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया कमर चीमा साहब, मेरे पास चूंकि लास्ट 3 मिनट, बिल्कुल ठीक, मेरे पास लास्ट 2 से 3 मिनट है। चाहूंगा कि 30 सेकंड्स में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब अपना कमेंट दें। सर, आप कमर चीमा साहब के इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ इस मसले को वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए? जी हाँ, देखिए, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड भी सीधा करना चाहता हूँ। पीछे टोटल केसेस जो रिपोर्ट हुए थे अराउंड 10,000 थे, उसमें से ऑलमोस्ट 8,000 एड्रेस हो चुके हैं। और आप देखें, ये समझने वाली बात है, उसमें टोटल बलूचिस्तान के केसेस देर 25% और 86% केसेस जो बलूचिस्तान के वो हल हो चुके हैं, और बाकी मेजॉरिटी तो बाकी प्रोविंसेस के। लेकिन ये सियासी मकासद के लिए इसको यूज किया जा रहा है। और 2011 में कमीशन बना, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी ऑलरेडी बना चुकी है। तो ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब आपका और कमर चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमें कुछ मजीद गुफ्तगू करनी थी ग्वादर की सूरत हाल पर, लेकिन वो आने वाले दिनों में करेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।